हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बैटल ऑफ प्लासी। व्हेन अलवर्दी खान डाइड इन 1756। अब क्या था, जो अलवर्दी खान था 1756 में हमने पहले वाले में पढ़ा था, पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो अलवर्दी खान थे, मुर्शिद कुली खान थे, इसके बाद अलवर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला। तो ये तीन पावरफुल मुगल रूलर थे। तो अब क्या था कि अलवर्दी खान जब 1756 में जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो सिराजुद्दौला क्या होते हैं, बंगाल के नवाब बनते हैं। तो कंपनी वाज वरीड अबाउट द पावर एंड कीन ऑफ द कीन ऑन पपेट रूलर। देखिए क्या था, जब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते तो कंपनी काफी डरी हुई थी, और वो चाहते थे कि कोई ऐसा पपेट यानी कि कोई कठपुतली, कोई नवाब आए, कोई रूलर, कोई शासक आए जो मतलब कि अच्छा से मैंने अपने खुद इच्छा से, अपने इच्छा से ही वो ट्रेड में जो कंसेशन है एंड अदर जो प्रिविलेज है, विशेष अधिकार है, उसे आसानी से दे दे। सो ही ट्राइड, उन्होंने कोशिश भी की। देखिए सॉरी, ये अगर सीधे सिंपल भाषा में बताएं तो अलवर्दी खान 1756 जब मर गए तो सिराजुद्दौला जब नवाब बने बंगाल के, कंपनी की ये कोशिश थी कि उनकी ये इच्छा थी कि जो भी नवाब बने बंगाल का, वो एक पपेट की तरह हो, मतलब एक जिसको बोलते हैं ना, कठपुतली की तरह। तो कठपुतली की तरह हो और वो उनकी हर बात को मान ले बिना किसी विरोध के, और उन्हें बहुत सारे ट्रेड में कंसेशन दे, बहुत सारे विशेष अधिकार दे। और उन्होंने कोशिश की थ्रो विदाउट सक्सेस, मगर उन्होंने कोशिश की मगर वो असफल रहे। असफल प्रयास भी उन्होंने किया था। इट इट हेल्प वन ऑफ द सिराजदौला राइवल। उन्होंने क्या किया, सिराजदौला के जो राइवल थे, जो उनके विरोधी थे, उन्होंने बिकम बिकम वो चाहते थे कि जो सिराजदौला के जो विरोधी हैं, उनको बंगाल का नवाब बनाया जाए। इन इन्फरेटेड यानी कि इस बात से जब ये सिराजुद्दौला को जब ये पता चला, तो क्रोधित हुए, और उन्होंने कंपनी से जो कहा कि आप जो मेडलिंग कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं हमारे पॉलिटिकल अफेयर में और हमारे अधिकार में, उसे आप बंद करें। ठीक है, हमारे पॉलिटिकल अफेयर में जो आप हस्तक्षेप कर रहे हैं उसे बंद करिए, और स्टाफ फोर्टिफिकेशन और जो आप किलाबंदी कर रहे हैं उसे भी पहले बंद करिए। आप पे द रेवेन्यू, और रेवेन्यू भी पे करना आप शुरू करिए। आफ्टर द नेगोशिएशन, काफी मतलब समझौता हुआ, फिर नेगोशिएशन के बाद फिर समझौता हुआ जो काफी बाद में फेल हो गया। द नवाब मार्च 30,000 सोल्जर टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। कासिम बाजार वहीं कलकत्ता में ही पड़ता है। अब क्या था कि जैसे जैसे अब जो नेगोशिएशन हुआ सिराजुद्दौला में और कंपनी के बीच, जब ये फेल हो गया और उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया, तो इन्होंने क्या किया कि 30,000, और किलाबंदी जो था, जो फ्रेंच को भी कहा गया, जो उसमें जो फ्रांस भी आया हुआ था इंडिया में, तो उन्होंने तो किलाबंदी करना बंद कर दिया, मगर जो ब्रिटिश थे उन्होंने किलाबंदी जारी रखा। और इस गुस्से में उन्होंने क्या किया, 30,000 सैनिकों के साथ कासिम बाजार, उसमें अभी भी कलकत्ता में है, तो वहां आप पहुंच के, जहाँ इनकी कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनकी फैक्ट्री थी, वहां ये पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने कंपनी जितने ऑफिसर्स उनको कैद कर लिया, और वेयर हाउस जहाँ इनके प्रोडक्ट रखे हुए थे, गुड्स वगैरह थे, गोदाम था, उसको लॉक कर दिया। और जितने भी इंग्लिश मैन थे, जो सेना थी उनकी, उसको डिसआर्म, जो जो हथियार था उसे छीन लिया गया। एंड ब्लॉक द इंग्लिश शिप, और जो इंग्लिश जो जहाजे, अंग्रेजी जो जहाजे थे, उनको भी ब्लॉक कर दिया गया, रोक लिया गया। देन ही मार्च टू कलकत्ता टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट फोर्ट देयर। एक्चुअली क्या था, इसके बाद क्या किया, वो कलकत्ता की तरफ मार्च करना शुरू किए, बंगाल के नवाब ने। और कलकत्ता में जो फोर्ट था, विलियम फोर्ट, जो आज भी है, उसको अपने अंडर में लेने के लिए वहां मार्च करने लगे। अब क्या था कि ऑन द हियरिंग न्यूज फॉल ऑफ कलकत्ता, कंपनीज ऑफिसर्स इन मद्रास। मद्रास जो आज चेन्नई है, उसे मद्रास में इनकी अपनी एक, उनका भी वहां भी ऑफिस था। जब ये बात कलकत्ता अब उनके हाथों से निकलने वाला है, कंपनी को ये जानकारी जब उनके मद्रास पहुंची, तो उन्होंने क्या किया कि रॉबर्ट क्लाइव के कमांड में एक सेना भेजी, जिसकी सहायता के लिए एक नावल फ्लीट भेजा गया, जो नाविक सेना है, नौसेना है, नाविक जो नौसेना को भी एक नाविक जहाज ही उनके साथ भेजा गया था मदद के लिए। और इस बीच एक तरफ तो ये रॉबर्ट क्लाइव अपने सेना लेके जा रहे थे कलकत्ता, दूसरी तरफ अगर आप देखिए, मद्रास और कलकत्ता में काफी दूरी भी है। अगर मैं आपको बताऊं, तो ये मद्रास से चेन्नई जिसको है, ये तमिलनाडु में पड़ता है, और यहाँ काफी दूरी है। ठीक है, और ये कलकत्ता है। तो इसमें क्या है कि अब ये एक तरफ कमांड जो रॉबर्ट क्लाइव थे अपनी सेना लेके पहुंच रहे थे, दूसरी तरफ क्या करती है जो अंग्रेज है, वो षड्यंत्र करना शुरू करते हैं। जो उसके रॉबर्ट क्लाइव के जो विरोधी है,
उनके साथ ये समझौता डिस्कशन करना शुरू करते हैं अंदर ही अंदर। फाइनली इन 1757 को रॉबर्ट क्लाइव डेड कब, अब मगर लास्ट में क्या था, 1757 में अंतिम में आखिर अंत में जाके लड़ाइयाँ होती हैं 1757 में सिराजुद्दौला प्लासी में, जहाँ जिसको बैटल ऑफ प्लासी बोलते हैं, प्लासी में सिराजुद्दौला के साथ रॉबर्ट क्लाइव की लड़ाई होती है 1757 में। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ नवाब दैट द फोर्स लेड बाय मीर जाफर वन द सिराजुद्दौला कमांडर नेवर फॉट द बैटल। अब जो कि ये 1757 को जो बैटल था, बैटल ऑफ प्लासी जिसको जानते हैं, वो हार चुके थे सिराजुद्दौला। इसका मेन कारण था जो उसके कमांडर थे, जो सेना कमांडर थे मीर जाफर, जिनके पास एक भरपूर मतलब सेना थी, उन्होंने उन्होंने इसमें इस बैटल में भाग लेने से मना कर दिया। उन्होंने इसमें भाग ही नहीं लिया और इस तरह से जो बंगाल के नवाब है सिराजुद्दौला, उनकी हार हो जाती है। क्लाइव हैड मैनेज्ड टू सिक्योर हिज सपोर्ट टू प्रमोशन द मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। और जो क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने ये मीर जाफर से कहा था कि जब हम ये जीत जाएंगे बैटल ऑफ प्लासी, तो हम आपको उसमें नवाब बना देंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे। और बैटल ऑफ प्लासी जब, जो इसमें क्या होता है, जब बैटल ऑफ प्लासी बिकम फेमस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री कंपनी वॉन इन इंडिया। बैटल ऑफ प्लासी इसलिए फेमस है क्योंकि ये जो है कंपनी का पहली इंडिया में बड़ी लड़ाई थी जिसे उन्होंने जीता था। आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी, और प्लासी हारने के बाद सिराजुद्दौला को मीर जाफर के ही लड़के ने, जो उनके बेटे थे, उन्होंने इनकी हत्या कर दी। इसके बाद मीर बदान नाम था लड़के का, उन्होंने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन। चूंकि इसके बावजूद भी हारने बैटल ऑफ प्लासी हारने के बाद भी बंगाल के नवाब, और जब कंपनी जीती जाती है तभी भी वो नहीं चाहती है, कंपनी बैटल प्लासी जीतने के बाद भी उनकी कोई इच्छा नहीं थी और एडमिनिस्ट्रेटिव, जो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो उनका सरकार है, उसे अपने अंडर में ले, क्योंकि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने ट्रेड को एक्सपेंड करना, बढ़ाना। इट वाज इट दिस कुड बी डन विदाउट कंक्वेस्ट, और इसे बिना जीते भी अब किया जा सकता था थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर के थ्रू, हु वेर विलिंग टू ग्रांट द प्रिविलेज, जो आसानी से उन्हें विशेषाधिकार दे सकते हैं। तो क्यों जरूरी है और जो टेरिटोरी, जो वो भी, जो जितना टेरिटोरी चाहे वो भी उनको मिल सकता है, तो फिर क्या जरूरत है डायरेक्ट जो सरकार है उसे कंट्रोल में लेने का। जो सारी सुविधाएं, जो इसका कहने का मतलब ये है कि जब सब कुछ हमें आसानी से मिल जाएगा, और जो मीर जाफर है, जिनको चूंकि पपेट की तरह वो बैठे हैं, तो वो सारी सुविधाएं उनको दे देंगे, तो क्या जरूरत है सरकार को अपने हाथ में लेना। असल में उस समय क्या था, इसका कारण ये भी था अंग्रेजों का उस बंगाल को अपने अंडर में नहीं लेने का, क्योंकि वहाँ की जो पब्लिक थी उनके खिलाफ हो जाती। इससे बचने के लिए वहाँ के जो सरकार था, बंगाल के जो नियंत्रण है, उसको अपने हाथों में इन्होंने नहीं लिया, जबकि मीर जाफर को ही अधिकार दिया था कि रूल आप ही करो, हमें जो सुविधाएं चाहिए वो आसानी से आप हमको दे दो बस। इसके बाद क्या होता है, सून द कंपनी डिस्कवर दैट दिस वाज रूल रादर डिफिकल्ट। उन्होंने फिर अब धीरे जल्दी उन्हें ये इस बात का एहसास हुआ, पता लगा उनको कि ये काफी मुश्किल है, क्योंकि जो पपेट नवाब जिन्हें कंपनी ने बैठाया है बंगाल पे, वो हमेशा उनकी बात, हम उनसे हमेशा उनके लिए मददगार भी नहीं होता था, और जो वो चाहते थे कंपनी उसे वो पूरा भी नहीं करता था। आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन द बेसिक अपीयरेंस एंड अब डिग्निटी। और सही भी है, जो बंगाल के नवाब है, उन्हें पब्लिक के सामने अपने जो सम्मान उसे भी बनाए रखना होता था, और जो स्वतंत्र, जो सॉवरेनिटी है, जो उनकी स्वता है, जो उनकी स्वतंत्रता है, उसको भी शो करना होता, इफ दे वांटेड टू एक्सेप्ट देयर। और ये अगर प्रजा के सामने अगर सम्मान पाना है, तो बंगाल के नवाब को ये सब करना पड़ता था अपनी डिग्निटी को बनाए रखने के लिए। देन व्हाट कंपनी को डू, अब कंपनी क्या कर सकती थी, वेन मीर जाफर प्रोटेस्ट, अब मीर जाफर ने जब इसका विरोध किया, असल में क्या होता था ना कि जो मीर जाफर थे उसे बहुत तरह की नाजायज मांगे करते थे कंपनी के लोग, बहुत ज्यादा गिफ्ट मांग करते थे, हमेशा उनके जो उनके रॉयल ट्रेजर था उससे बहुत ज्यादा संपत्ति की मांग करते, प्रेजेंट्स की मांग करते, प्रेजेंट मतलब गिफ्ट वगैरह की मांग करते थे। तो इससे क्या हुआ कि जो मीर जाफर थे, उनकी जब रेवेन्यू खाली होने लगा, और उन्हें इस बात का महसूस होने लगा कि वो एक नवाब, एक पपेट, एक कठपुतली की तरह
शासन कर रहे हैं, उनके अंदर कोई स्वतंत्रता नहीं है किसी भी फैसले के लिए। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया। तो कंपनी ने इसको बाद में क्या किया कि मीर जाफर को हटाकर डिपोस्ट करके उनके दामाद जो थे मीर कासिम, उनको बंगाल के नवाब बना दिया। फिर मीर कासिम कंप्लेंट, अब मीर कासिम में भी वही स्थिति हुई, उनको भी वो अपने अंडर रखना चाहते थे, मगर ये भी स्वतंत्र होकर काम करना चाहते थे। तो उनको भी जब जब उन्होंने भी विरोध करना शुरू किया मीर कासिम ने, तो उन्होंने फिर मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बैठा देते हैं। ही टर्न वाज डिफीटेड इन बैटल ऑफ 14 बक्सर। देखिए अब क्या होता है, जब मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को फिर बैठाया जाता है दूसरी बार, तो मीर कासिम सीधे भागकर चले जाते हैं अवध, जहां मुगल बादशाह अवध के जो नवाब थे, जो शुजा-उद-दौला, सिराजुद्दौला नहीं शुजा-उद-दौला, उस समय अवध के नवाब थे, और इधर मीर कासिम थे। और उधर से मुगल एम्पायर जो थे वो भी वहां से भाग कर आए थे, अवध में शरण लिए हुए थे। मुगल नवाब थे, उनका नाम था शाह आलम द्वितीय थे। वो थे मीर कासिम थे, और उस समय अवध के नवाब थे शुजा-उद-दौला। इन तीनों ने मिलके बैटल ऑफ बक्सर लड़ा, जो दुर्भाग्य से इसे भी हार गए थे, जो 1764 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि मीर जाफर, फिर जो इसके बाद मैंने आपको बताया था ना, मीर कासिम को हटाने के बाद मीर जाफर को उन्होंने रीइंस्टॉल किया था। और फिर क्या होता है कि नवाब हैड पे टू 5 लाख एवरी मंथ। अब मीर कासिम को हटाने के बाद, जब वो ये बक्सर के जो लड़ाई होती है उससे पहले जब मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बैठाया था, तो उससे ये था कि ये रखा गया था कि 5 लाख रुपए एवरी मंथ वो कंपनी को देंगे, पर फाइनेंशियल जो जो युद्ध लड़ने के लिए जो फाइनेंशियल जो हेल्प करेंगे, एंड मीट द डिमांड ऑफ ट्रेड, और जो ट्रेड में जो डिमांड है, जो उनका जो एक्सपेंसेस है, उसे भी वो वहन करेंगे, एंड उसे भी मतलब वो हेल्प करेंगे उसको पूरा करने में, एंड अदर एक्सपेंसेस, और जो अदर खर्चे हैं उसको भी ये बंगाल के नवाब है उसे पूरा करेंगे। इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू। वो अधिक से अधिक टेरिटरी चाहते थे, भूमि चाहते थे, और रेवेन्यू चाहते थे। बाय द टाइम मीर जाफर डाइड 1765, और 1765 के नजदीक उनकी मृत्यु हो जाती है। इस समय तक क्या होता है कि जो कंपनी का जो मूड है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है, और वो हैविंग फेल टू वर्क विद पपेट नवाब। अब वो उनकी इच्छा खत्म हो जाती है कि जो कठपुतली नवाब है उनके साथ वर्क करने के लिए। और जो रॉबर्ट क्लाइव है उसने खुद को ही क्या किया था, नवाब घोषित कर दिया था। और उनकी मतलब ऐसी इच्छा थी कि खुद को वो नवाब की तरह देखे। ठीक है, फाइनली 1765 में क्या होता है कि मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। और 1765 में मुगल एम्परर थे, जो आपको ये थे मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय थे। उन्होंने कंपनी को दीवानी दे दी। दीवानी का मतलब होता है एक तरह से आज जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो जितने रेवेन्यू एक्सपेंसेस होता है जो उन्हीं के अंडर में होता है, तो दीवानी का मतलब ये कि कंपनी को अब ये अधिकार मिल गया कि जितने रेवेन्यू बंगाल के होंगे सब उनके पास जाएगा। ठीक है, अब वो सारे रेवेन्यू का देख रेख उनके हाथों में चला जाएगा। ये हालांकि इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी, मगर ये ऑफिशियली दिखाने के लिए करना पड़ता था उन्हें। तो दिखाने के लिए उन्होंने बंगाल के जो मुगल एम्परर थे उनसे दीवानी बंगाल की ले लिया उन्होंने ऑफिशियली। द दीवानी अलाउड द कंपनी, जो दीवानी तो क्या अलाउ करती थी कंपनी को, यूज द वास्ट रेवेन्यू ऑफ रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। और जो रेवेन्यू था बंगाल का बहुत बड़ा सा रेवेन्यू था, अब उससे वो यूज कर सकते थे। दिस अलाउड द मेजर प्रॉब्लम, देखो ये कहा, दिस सॉल्व द मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड ईयरली फेस्ड। और शुरू शुरू में जो कंपनी ये फेस कर रही थी ना रेवेन्यू को लेके, अब ये सॉल्व हो जाता। अब देखिए यहाँ पे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, द ईयरली 18th सेंचुरी स्टेट विथ इंडिया हैड एक्सपेंडेड। अब 1700 के जब 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ, इसके बाद जब दीवानी मिल गया इंडिया को, सॉरी कंपनी को, तो धीरे धीरे इंडिया में इनका जो ट्रेड था बहुत तेजी से डेवलप होना शुरू हुआ, बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। But it had with the buy most of the goods in India with the gold and silver imported from Britain। अब देखिए हमने पहले बताया था ना, जो गोल्ड और सिल्वर लेके आते थे और यहाँ उसे देकर प्रोडक्ट खरीदते थे। दिस द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल प्लासी में जब ये जीत गए थे तो यहाँ के रेवेन्यू से ही वो प्रोडक्ट खरीदने लगे थे। तो धीरे धीरे जो इम्पोर्ट जो गोल्ड वगैरह लेके अपने कंट्री से यहाँ आ रहे थे, धीरे धीरे उसे वो स्लो होने लगा था, उनका जो आउटफ्लो हो रहा था उनकी कंट्री से गोल्ड का, वो धीरे धीरे कम होने लगा। एंड इंटायरली स्टाफ आफ्टर द एग्जीबिशन ऑफ दीवानी। और दीवानी मिलने के बाद
इन्हें तो पूरा अधिकार मिल गया बंगाल के रेवेन्यू पे। तो ये अब धीरे धीरे वो जो इम्पोर्टेड हो रहा था गोल्ड उनकी कंट्री से, वो फाइनली क्या हुआ, बंद हो गया दीवानी मिलने के बाद। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। अब जो रेवेन्यू जो बंगाल से इन्हें मिल रहा था, जो इंडिया से रेवेन्यू मिल रहा था दीवानी के थ्रू, तो अब ये क्या कर सकते थे, इसी रेवेन्यू से वो जितने कंपनी की जितने डिमांड है एक्सपेंसेस सभी को, वो इसी से ही अपना खर्च वगैरह सब कर सकते थे। द कंपनी दिस रेवेन्यू कुड बी यूज टू परचेज कॉटन सिल्क। अब देखिए जो प्रोडक्ट वो जो गोल्ड वगैरह देकर खरीद रहे थे, अब वो इसी रेवेन्यू से ही खरीद सकते थे। मेंटेन कंपनी, यहाँ तक कि जो कंपनी की जो ट्रूप्स है, जो सेना वगैरह है, उसको भी वो इसी रेवेन्यू से खर्च कर सकते हैं। मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, जो कंपनी बिल्डिंग फोर्ट वगैरह बना रही थी, जो किलेबंदी कर रही थी, फोर्टिफिकेशन कर रही थी, वो इसी रेवेन्यू से कर सकती थी। और जो कलकत्ता में जो ऑफिस बना रहे थे, उससे भी इसी रेवेन्यू से बना सकते थे। यानी कि अब उन्हें अपने कंट्री से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। अब इन्हें पूरे देश की जो रेवेन्यू, चूंकि मुगल एम्पायर ने इन्हें दीवानी दिया था, इसका मतलब कि पूरे देश भर की जो जितने देश भर में जितने रेवेन्यू हो रहे पूरे इंडिया भर में, सब पर इनका कंट्रोल हो गया था। तो इससे क्या हुआ कि इनको ये फायदा हो गया कि अब इन्हें बाहर से अपने देश से गोल्ड वगैरह लेकर आना नहीं पड़ता था। इसी बंगाल के ही रेवेन्यू से और जो अदर इंडिया के पार्टनर से जो रेवेन्यू हो रहा था, उसी से ही वो खर्च कर सकते थे। कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब। व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब? नवाब का मतलब क्या होता है? इट मीन ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर मोर पावर एंड अथॉरिटी। नवाब का मतलब क्या होता था उसमें, कि कंपनी क्या करे, ज्यादा से ज्यादा पावर पावर और जो जो अथॉरिटी, जो स्वतंत्रता है, वो एक्वायर करे, इसका नवाब का मतलब होता है। बट इट आल्सो मीन दैट समथिंग इज, इसका और ही मतलब था, ईच कंपनी सर्वेंट बिगिन हैव ए विजन हैविंग लाइक नवाब। अब जो कंपनी के अलग अलग जो वर्कर थे, जो जिनके साथ आए हुए थे, अब उन्होंने भी नवाब की तरह जीने की जैसी इच्छा उनके अंदर मन में जागृत होने लगी थी, भावना जागृत होने लगा था उनके अंदर, नवाब की तरह जीने की जैसा। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम ऑफ मनी। अब कहता है बैटल ऑफ प्लासी के बाद जब मीर जाफर, बैटल ऑफ प्लासी मीर जाफर तो बंगाल के नवाब बनाया गया था, तो उससे अब उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लैंड भूमि की मांग करने लगे, और सम ऑफ मनी, और वास्ट सम ऑफ मनी, मनी की बहुत ज्यादा से ज्यादा मनी की डिमांड करने लगे थे उस पपेट नवाब से, मीर जाफर से, एज एक पर्सनल गिफ्ट के रूप में। और जो कंपनी किसको देने के लिए, कंपनी जो ऑफिसर्स थे उनको देने के लिए ये डिमांड करने लगे थे मुगल, जो जिस समय बंगाल के नवाब थे मीर जाफर, जो बैटल ऑफ प्लासी हारने के बाद। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ amassed a fortune in इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव खुद ही जो उसमें बंगाल का गवर्नर था, वो खुद ही ज्यादा इंडिया से बहुत ज्यादा संपत्ति खरीद कर चुका था खुद। ही हैड कम टू मद्रास, वो चेन्नई, आज जो चेन्नई है, वो मद्रास आया था इंग्लैंड में, फ्रॉम इंग्लैंड से 1743 में इंग्लैंड से मद्रास आया था 18 साल की उम्र में। 18 साल की उम्र में वो इंग्लैंड से बंगाल आया था, सॉरी मद्रास आया था 18 साल की उम्र में। और 1776 में उसने इंडिया को छोड़ा था एक बड़ी सी संपत्ति के साथ। इतनी सारी संपत्ति, इतने पाउंड उसने, 4,01,102 पाउंड जो है उसने संपत्ति जमा किया थे। इसके आश्चर्यजनक बात ये भी है कि वेन ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल 1764। देखिए बैटल ऑफ जो बक्सर हो गया था ना, इसके बाद फिर से इन्हें बंगाल का नवाब बनाया था। इन्हें 2 बार बंगाल का नवाब, बंगाल का गवर्नर 2 बार बनाया गया था। ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन, उन्हें इसलिए बनाया गया था कि आप जो कंपनी में एडमिनिस्ट्रेट जो करप्शन हो चुका है एडमिनिस्ट्रेशन में, उसे अब उसे हटाए, उसे जो करप्शन कंपनी में है उसे आप रिमूव करें। बट ही वॉज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिन, मगर ये अच्छी बात, ये आश्चर्यजनक बात है कि उन्हें खुद 1772 में क्रॉस एग्जामिन के थ्रू गुजरना पड़ा था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, विच वॉज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ। जो इतने बड़ी से संपत्ति उन्होंने जमा कर रखा था, जो एक संदेह के घेरे में था, इसलिए 1772 में एक पार्लियामेंटली ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनकी क्रॉस एग्जामिन हुआ था वो भ्रष्टाचार को लेके, जिन्हें 1774 में खुद भेजा गया था कि आप कंपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव में जो करप्शन है उसे आप हटाएं। दिन क्या होता है कि 1774 में ये खुद रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर लिया था। हाउएवर नॉट ऑल द कंपनी ऑफिसर्स सक्सीडेड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव। ये भी सही है कि फिर भी ये भी सही है ना कि कंपनी के जो वर्कर थे, एम्प्लॉय थे, वो रॉबर्ट क्लाइव की तरह पैसा जमा नहीं कर पाए।
Many died in early death of India due to the disease and war and it would not be a reign of regard। देखिए शुरू से जो ये थे ना, जो अब अदर आप सभी मतलब कि रॉबर्ट क्लाइव की तरह पैसा जमा नहीं कर पाए। जो वर्कर थे शुरू शुरू में इंडिया में आए, कुछ बीमारी से मर गए और कुछ वार से भी उनकी मौत हो गई। एंड इसके बाद जो है ना, और ये भी नहीं कहा सकता कि सभी जो है जो वर्कर थे वो करप्ट थे या डिसऑनेस्ट या बेईमान थे। मेनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड। कुछ ऐसे थे जो साधारण परिवार से आते थे। तो सबको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सभी करप्ट थे या फिर बेईमान थे। एंड देयर अपर मस्ट डिजायर वाज टू earn इनफ इन इंडिया, मतलब कि जिससे कि उनका एक अब सबसे अधिक उनका इच्छा थी, जो जो सिंपल जो अदर वर्कर थे, जो आम वर्कर थे, उनकी सबसे अच्छी इच्छा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति वो कमाए और अपने देश में जब वापस लौटे तो वहाँ वह एक कंफर्टेबल लाइफ जी सके, आराम जो है उस तरह की आराम जिंदगी जी सके। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विथ वेल्थ लीड फ्रेशी लिव्स एंड फ्रंटेड देयर रिचेस। और जो वहां से यहाँ से गए थे अपने देश में, तो वहाँ एक फ्रेशी लिविंग एक राजा महाराजाओं की तरह, जैसे होता है ना नवाबों की तरह वो जी रहे थे। एक आराम आराम जैसे कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे और खुद को दिखाने की कोशिश भी कर रहे थे। फ्रंटेड देयर रिचेस, अपने जो जो धनी खुद हैं उसे भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। दे वर कॉल्ड नवाब्स, उन्हें क्या कहा जाता था? नवाब कहा जाता था। एंड एंग्लिसाइज वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब, नवाब का एक्साइज वर्जन था नवाब्स, ठीक है। दे वेयर ऑफ्टन सीन एज सुपरस्टार अपस्टार्स एंड सोशल क्लाइमर इन ब्रिटेन सोसाइटी। क्या था ना कि उस समय क्या था कि प्राय जो तुरंत कोई अमीर हो गया या फिर कोई सोशल क्लाइमर था जो समाज में जो सम्मानित था, उसे ब्रिटिश सोसाइटी में उन्हें उसका मजाक उड़ाया जाता था। और प्ले वगैरह जो होते थे ना, कार्टून वगैरह था या फिर जो ड्रामा वगैरह होता था, उसमें नवाब सब का इस्तेमाल करके उनका मजाक उड़ाया जाता था। नेक्स्ट है कंपनी रूल एक्सपेंड, इसको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में इसे खत्म करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिए मेरे साथ। कीप वॉचिंग, बाय बाय।